Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, here we are with another topic, that is management development program. So last time we studied about the training programs. Basically training is given to the shop floor employees, but when we talk about the managers and the executives, management development programs takes place. So let's start. What are the things which we can follow, or what are the programs or techniques which we can follow for the management development? So here you can see that जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया था ट्रेनिंग के टाइम पे भी कि अगर आपको किसी को कोई काम सिखाना हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप काम करने से पहले उसे काम सिखा दो या काम के साथ साथ आप उसे सिखाते चलो. तो जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं तो उसमें भी यही चीज़ हुआ था कि जो मैनेजर्स हैं उनको ऑन दी जॉब टेक्निक सिखाई जाती थी या ऑफ दी जॉब टेक्निक जो है वो सिखाई जाती थी. तो ऑन दी जॉब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी कोचिंग आती है, अंडर स्टडी आती है, पोजीशन रोटेशन है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट है एंड कमिटी असाइनमेंट्स है. इसी तरह से अगर हम लोग ऑफ दी जॉब टेक्निक्स की बात करते हैं तो इसमें आपके मल्टीपल मैनेजमेंट, सेलेक्टिव रीडिंग, लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशंस, केस स्टडी मेथड, कॉन्फ्रेंस मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, साथ ही साथ इन बास्केट एक्सरसाइजेज, मैनेजमेंट गेम्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है कि वो इन्वॉल्व होती है. तो अभी हम लोग इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं. तो अभी आप देखेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन दी जॉब टेक्निक्स से. तो ऑन दी जॉब टेक्निक्स मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको एक रियल इन्वायरमेंट में काम करना होता है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहीं पर ट्रेनी जो है वो काम करता है. दे आर डन इन रियल इन्वायरमेंट वेयर द ट्रेनी हैज़ टू वर्क एक्चुअली, और यहाँ पर ट्रेनिंग को एक्चुअली में काम करना होता है. इट इज़ टू इम्प्रूव ऑन द जॉब बिहेवियर ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो बेसिकली ये किस लिए होता है, क्योंकि जिससे कि उनका जॉब बिहेवियर जो है वो कि इम्प्रूव किया जा सके. मतलब अगर आप उनको काम करते करते सिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स को जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, और इसके कारण से जो भी सिचुएशंस होती है वो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना सीखते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो उसको लर्न करते चलते हैं. फिर वो ये इन्हें एक्सपेंसिव होता है और टाइम सेविंग होता है. अभी अब देखो आपको अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं करना हो रहा, जो चीज़ें आपके पास है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रन कर रहा है आप उसी में उनको सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी सेव हो रहा है. आपको अलग से फैकल्टीज टीचर्स के नहीं हायर करने पड़ रहे, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स और बाकी इक्विपमेंट्स पे आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे. फिर मोटिवेशन और कंफर्ट लेवल हाई होता है, बिकॉज रियल लाइफ एक्सपीरियंस के कारण कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको बेटर जो है बेटर ट्रेनिंग मिलती है, बेटर उनका डेवलपमेंट होता है. तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि जब आपको गाड़ी चलाना हो तो आपको गाड़ी एक्चुअली में आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ ऐसे ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं जो पहले आपको वर्चुअली सिखाते हैं. आपको एक रूम में आपको एक गाड़ी बना के दी जाती है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है और आपको स्क्रीन पे देखना होता है. तो आपको उसमें आपको मीन्स ऐसा फील आता है कि आप गाड़ी एक्चुअली में चला रहे हो, लेकिन होता नहीं ऐसा. इससे क्या होता है कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं इनसे कहीं ना कहीं आप रियल लाइफ में बचते रहते हो. लेकिन अब अगर वही चीज़ हम लोगों को हाईवे और बाकी रोड पे एक्चुअली में सिखाया जाए तो वो ज़्यादा मज़ेदार होगा कि वो एक बंद कमरे में सीखना. सेफ्टी तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग एक्चुअली में रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेटर लगता है. तो इसी तरह से अगर हम लोग एक्चुअल में काम करते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर लगता है, हमारा मोटिवेशन लेवल और कंफर्ट लेवल जो है वो हाई होता है. फिर ट्रेनीज आर नॉट फ्री फ्रॉम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रेशर ऑफ वर्क. अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर चीज़ जिनके बेनिफिट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लिमिटेशंस के साथ आती हैं. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ट्रेनिंग यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो ट्रेनी होते हैं वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं बच पाते, क्योंकि भाई यहाँ पे तो गलती हुई तो कैलकुलेट होगी ना. आप वहाँ पे सीख तो रहे हो लेकिन आपको एक्चुअली में काम भी करना है. तो अगर आपने कोई गलती की तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्शन पे और कस्टमर पे की सारी चीज़ों पे इफेक्ट आएगा. तो ये जो है ये यहाँ पे इसका ड्रॉबैक हो जाता है, लिमिटेशंस हो जाती हैं, और यहाँ पे उसके ऊपर काम का प्रेशर भी होता है. टारगेट्स वगैरह जैसे बाकी लोगों के लिए होते हैं यहाँ पे उसके ऊपर भी होते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो ऑन दी जॉब के लिए यूज़ हो सकती हैं. तो इसमें सबसे पहले आपका कोचिंग मेथड आता है. तो कोचिंग क्या होता है, कोचिंग इज़ अगेन ऑन द
जॉब ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल बाय द सुपरवाइजर इन द एरिया ऑफ स्पेसिफिकली डिफाइंड टास्क। तो कोचिंग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग जो दी जाती है वो सुपरवाइजर देता है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग जब स्कूल में कुछ, और हम लोग जब पढ़ते थे या हम लोग जो है कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग करने जाते थे, राइट। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ है कि कोई पर्टिकुलर टास्क है वो आप सीखने चाहते हो, जो आपके सुपरवाइजर आपको सिखाते हैं। और दिस टेक्निक इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, और उनके लिए ज़्यादा बेटर होते हैं जो कि नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड फॉर हेल्पिंग डिसएडवांटेज एम्प्लॉय टू लर्न स्पेसिफिक जॉब्स। और ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयज़ को जो है, नए एम्प्लॉयज़ को बेसिकली सिखाने के लिए, उनके ओरिएंटेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो डिसएडवांटेज एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको उतना बेनिफिट्स नहीं मिला होता, जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ड्रॉबैक्स होते हैं, जिनके अंदर कोई डिफेक्ट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ, तो उनको भी सिखाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाई डूइंग। तो इसको और क्या दूसरा नाम दिया जाता है, लर्निंग बाई डूइंग। अगर आपको ये दिया जाए क्वेश्चन में कि विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाई डूइंग, तो आपको जो है हो सकता है कि ऑन दी जॉब की कुछ ट्रेनिंग की सारी टेक्निक्स दे दी जाए, आपको उसमें एक सेलेक्ट करना हो, तो आपको क्या सिलेक्ट मार्क करना होगा, आपको मार्क करना होगा कोचिंग, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कोचिंग का होता है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इसमें आपको जो सुपरवाइजर है वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे सकता है। और फिर आपको जो है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी इसमें रहता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जो कोचिंग मेथड्स के साथ आती हैं। फिर आता है अंडर स्टडी की बात करते हैं। तो अंडर स्टडी में क्या होता है कि अभी सपोज ये कोई एक सीनियर है जो कुछ टाइम पे रिटायर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको जो हम लोग को लगता है कि कोई ऐसा पोटेंशियल जूनियर है जो उनकी जगह ले सकता है, उनकी जगह बाद में काम कर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस जूनियर को उन सीनियर्स के साथ रखते हैं। तो वो उनके साथ हमेशा एक कंपनी उनको करते हैं हर जगह, और उनकी हर चीज़ों को फॉलो करते हैं, सो दैट कि वो प्रॉपर तरीके से बारीकी से ये चीज़ ध्यान रख पाएँ कि हाँ भाई ये हमारे सीनियर क्या काम कर रहे हैं, और जब कल को ये यहाँ से जाएंगे तो मैं इनकी जगह ये सारे काम जो है वो संभालूंगा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज अटैचमेंट मेथड, इसको और दूसरा क्या कहते हैं, इसको अटैचमेंट मेथड भी कहते हैं। जैसे हम लोग जब कोई मेल भेजते हैं, हम लोग कोई फाइल इंसर्ट करते हैं, तो वो फाइल उसके मेल के साथ साथ चलती रहती है ना, अगर वो मेल को आप फॉरवर्ड करोगे तो वो फाइल भी साथ में चली जाएगी। तो यहाँ पे भी उसको अटैचमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, जहाँ जहाँ वो सीनियर जाएगा वहीं वहीं उसका अंडर स्टडी जो है उसके साथ में जाएगा, इसलिए उसको भी अटैचमेंट मेथड भी कहते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ पर्सन इज पिक्ड अप, एक पर्सन चूज होता है और सब्जेक्टेड टू ट्रेनिंग, और उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट कि वो फ्यूचर में वही वाली सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर सके, पूरा कर सके। अब अंडर स्टडी में क्या प्रॉब्लम आती है, अंडर स्टडी में कहीं ना कहीं सिर्फ एक जने को पिक किया जाता है, तो इसके कारण से बाकी सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो डीमोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है, भाई अंडर स्टडी उस सीनियर के साथ हमेशा रहता है, तो उसकी सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जान जाता है और सीख सकता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पोजीशन रोटेशन की। तो पोजीशन रोटेशन क्या होता है, पोजीशन रोटेशन को हम लोग जॉब रोटेशन भी कहते हैं। बेसिकली जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए एक अच्छा मेथड है, इसको हम लोग चैनल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो एक लेवल के एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एक एम्प्लॉई है जो टायर के पार्ट्स जो है वो असेंबल करता है, और दूसरा एम्प्लॉई है जो डोर्स के पार्ट असेंबल करता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग उनकी जॉब को रोटेट कर सकते हैं, भाई तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से क्या होता है, इस चीज़ की वजह से एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, एक वर्कर को एक मतलब क्या होता है, एक चीज़ सीखने को मिल जाती है, ठीक है। और उसको वो चीज़, और उसी तरह से दूसरा एम्प्लॉय है वो भी ये पहले वाले एम्प्लॉय की चीज़ें सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्किल्स होती हैं वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। अंडर द जॉब रोटेशन मेथड द स्पेशलिस्ट आर ट्रांसलेटेड इनटू जनरलाइज, और यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन मतलब आपसे कई तरीके के काम लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक। और इसमें एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, दे आर मूव्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर ऑन सम प्लान बेसिस पे बेसिकली ये चीज़ किया जाता है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय दूसरी जॉब पे मूव करता रहता है, इन ऑर्डर टू लर्न एंड डेवलप ऑल राउंड नॉलेज। और इससे जैसे मैंने आपको भी बताया कि स्किल्स और नॉलेज जो है उसकी बढ़ती है। अब लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो
इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ तो क्या आप सीख सकते हो? ऐसा नहीं होता ना, प्रॉब्लम होती है बिकॉज हम लोग सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। और आप ये सपोज करो कि आप किसी के काम पे अचानक से जा रहे हो और आपको तुरंत वो काम करना पड़े तो आप कैसे कर पाओगे? और इनफैक्ट ये भी चीज़ें हैं कि फिर जब वो बंदा दोबारा उसी जॉब पे वापस आएगा जो जिसकी जॉब थी, तो वहाँ पे उसको फिर जो पहले एम्प्लॉय ने उसको थोड़ा वहाँ पे बिगाड़ दिया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो उसको वो सारी चीज़ें दूसरे को फेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जॉब रोटेशन की ड्रॉबैक्स होती हैं। लेकिन और दूसरी चीज़ ये भी कि आपको यहाँ पे जो जॉब रोटेशन मिलती है वो आपको अपने ही लेवल पे मिलती है, यानी कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बढ़ रही, बल्कि बस आपका काम जो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लेवल आपका वहीं पर है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में आपके दो और हैं जो ऑन द जॉब टेक्निक्स में आते हैं। पहला इसमें एक है प्रोजेक्ट असाइनमेंट। तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अंडर दिस मेथड अ ट्रेनी एग्जीक्यूटिव इज असाइंड अ स्पेशल प्रोजेक्ट। इसमें एक ट्रेनी को क्या करते हैं, ट्रेनी एग्जीक्यूटिव को एक स्पेशल प्रोजेक्ट देते हैं और जिसमें हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती है। और फिर क्या करते हैं, द ट्रेनी इज सपोज टू स्टडी द प्रोजेक्ट। ट्रेनिंग को प्रोजेक्ट जो है पढ़ना होता है, प्रॉब्लम को समझना होता है एंड प्रिस्क्राइब्ड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, और एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो है वो देना होता है एंड मेक अ रिकमेंडेशन ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसके बाद क्या करता है, उसको रिकमेंडेशन देना होता है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे इसमें आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन देना और रिकमेंडेशन देना है। ठीक है, तो बेसिकली कमिटी असाइनमेंट में आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो ये इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, राइट। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम लोग कमिटी असाइनमेंट की बात करते हैं तो कमिटी असाइनमेंट में क्या होता है, कमिटी असाइनमेंट में भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट जैसा ही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है बिकॉज जहाँ प्रोजेक्ट असाइनमेंट में आपको अकेले काम करना था, कमिटी असाइनमेंट में जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो आपकी एक कमिटी होती है, यानी कि एक ग्रुप होता है, उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं और आप सबको मिल करके उस प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। दिस सिमिलर टू द स्पेशल प्रोजेक्ट मेथड, ये प्रोजेक्ट मेथड के जैसा ही है। हियर द ट्रेनी एग्जीक्यूटिव बिकम द मेंबर्स ऑफ स्पेशल कमेटी डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेंबर बना दिया जाएगा एक स्पेशल कमेटी का। फिर हम लोग बात करेंगे थ्रू कमिटी असाइनमेंट सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। दे मे नाउ बी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रैपिड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, और इससे रैपिड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है बिकॉज जहाँ पे ग्रुप है, टीम है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कई सारे आइडियाज़ आएंगे और मेंबर्स भी अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, टीम वर्क भी सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी कंसेप्चुअल लेवल को इंक्रीज करने के लिए, उनके कंसेप्चुअल स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप देखोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, कि यहाँ पे सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल स्किल नहीं बल्कि उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी जो है वो डेवलप हो जाएगी। राइट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होगा, हम लोगों को इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है ना, कंसेप्चुअल स्किल्स पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ इंटरपर्सनल स्किल पे भी फोकस करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं। तो अभी ये हमारा ऑन द जॉब हो गया। अब ऑफ द जॉब की बात करते हैं तो ऑफ द जॉब में क्या होता है, ऑफ द जॉब डेवलपमेंट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल सिचुएशन। इसमें आपको ये जो जॉब का टेक्निक है, ये जो आपको काम करने का सिखाने का टेक्निक है, ये आपके वर्क प्लेस से दूर होता है। इट अलाउज द मैनेजर्स टू गेट अवे फ्रॉम वर्क एंड कंसंट्रेट मोर थॉरली ऑन द डेवलपमेंट इटसेल्फ। इसका बेनिफिट क्या होता है कि भाई मैनेजर को एक्चुअली में वर्क प्रेशर उसके ऊपर नहीं होता, उसको कंसंट्रेशन मिलता है, उसको वो कंसंट्रेशन के साथ साथ अपने काम अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, बजाय प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें। ठीक है, पहले आप उसको काम सिखाते हो, बाद में उसके ऊपर प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते हो। तो अभी हम लोग ऑफ द जॉब अगर टेक्निक्स देखें तो कौन कौन सी आती है, इसमें आपका सबसे पहले मल्टीपल मैनेजमेंट आता है। तो मल्टीपल मैनेजमेंट किसने दिया था, देखिए यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बना कि अगर कोई पूछे कि मल्टीपल मैनेजमेंट किसने दिया था, यू कैन से पी मैककॉर्मिक। ठीक है, इन्होंने दिया था, ये बाल्टीमोर और यूएसए के थे। इन दिस जूनियर बोर्ड ऑफ यंग एग्जीक्यूटिव कंस्टिट्यूटेड एंड मेजर प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, द रिकमेंडेशंस आर देन पास टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें क्या करते हैं,
इसमें आपको क्या करते हैं, एक जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं, ठीक है। आपको जूनियर, उसमें सिर्फ यंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। फिर आप वो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और ये सॉल्यूशन जो असली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास भेज दी जाती है, ये रिकमेंडेशन भेज दी जाते हैं, ठीक है। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई ये सही है कि गलत है और उसके हिसाब से वो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये मल्टीपल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं यंग एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प करती है प्रॉब्लम को समझने में, उनके साथ उनको आपस में मिलकर काम करने में, ठीक है। तो अभी फिर नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्टिव रीडिंग की बात करते हैं। सेलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है, सम ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ह्यूज लाइब्रेरीज इन्वॉल्विंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द एंटरप्राइज। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ वो अपनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बना देती हैं। अब इन लाइब्रेरीज में क्या होता है, यहाँ पे बुक्स होते हैं, जर्नल्स, आर्टिकल्स, नोट्स, मैगजीन्स होते हैं और असेंबली। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प मिलती है कि वो पर्टिकुलर जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये जो होते हैं ना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों से ही जो है मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ आपका एक्स्ट्रा रहता है, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें होते हैं। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वो उनको एक मौका मिलेगा, वो बैठ के पढ़ते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और उसमें जो भी चीज़ें वो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, अपने लेजर टाइम पर क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और अपने व्यूज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं और क्या करते हैं, ये एक तरीका होता है नई चीज़ों को सीखना। बिकॉज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, एक दूसरे से थॉट्स जो है वो क्या कर रहे हो, वो जो है आप एक्सचेंज कर रहे हो, व्यूज़ एक्सचेंज कर रहे हो और नई नई चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्चुअल लेवल को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, राइट। और अपने लेजर टाइम को भी आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो। आप एक दूसरे से जब डिस्कस करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके इंटरपर्सनल लेवल को भी रेज करेगा, राइट। फिर अब हम लोग आते हैं लेक्चर मेथड पे। तो लेक्चर मेथड क्या है भाई, लेक्चर मेथड वही है जहाँ पे एक टीचर बोलता है, आप सब लोग मैच्योर हो, आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि कॉलेज में लेक्चर मेथड ही अक्सर फॉलो होते हैं। वहाँ पे क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक होता है जिसपे जो फैकल्टी, जो टीचर होते हैं या कोई एक्सपर्ट होता है वो आगे आपको उस पर बात करता है, उसके बारे में बताता है। तो किस चीज़ के बारे में बताता है, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें वो आपको बताता है, ठीक है। This is relevant when knowledge of some technical or spatial information of a complex nature is to be imparted. अब ये कब ज़्यादा रिलेवेंट होता है, अगर हमें कोई ऐसी नॉलेज पास करनी हो जो टेक्निकल और स्पेशल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो, जो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में लेक्चर मेथड दिए जाते हैं। आप देखो हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, हम लोग किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही तो पढ़ना शुरू करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर इन बीटेक और एनी अदर थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ की जा रही है। जब आप हायर स्टडीज़ के लिए आप जाते हो तो वहाँ पे लेक्चर मेथड चलता है। वहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है टीचर या कोई एक्सपर्ट आकर के आपको उस पर सारी चीज़ें बोलता है और फैक्ट्स, उसके रिलेटेड फैक्ट्स, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें बताता है और आपको वहाँ पे बैठ के सुनना होता है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की पार्ट है। और आगे भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऑफ द जॉब टेक्निक्स में और क्या क्या आता है। इसमें आपसे आता है ग्रुप डिस्कशन। भाई ग्रुप डिस्कशन तो आप सब ने ही किया होगा, मुझे पता है, जहाँ तक मैक्सिमम लोगों ने तो किया ही किया होगा। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या करते हैं, ये यहाँ पे ग्रुप बन जाता है जहाँ पे कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड टॉपिक पे क्या करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है जो एंड में सारी चीज़ों को समराइज करता है और पेपर को डिस्कस करता है, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल टर्म में समझे तो ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली में क्या होता है, इसमें कुछ लोग होते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है। तो बेसिकली जब हम लोग इसको कॉलेज लेवल पे करते हैं तो यहाँ पे आपका एक टीम लीडर होता है जो समराइज करता है चीज़ों को और डिस्कस करता है, ठीक है राइट। अभी नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं केस स्टडी मेथड पे। तो केस स्टडी मेथड में क्या हो रहा है, केस स्टडी मेथड में आपको एक केस स्टडी दी जाती है, यानी कि it involves diagnostic and problem solving study or usually a written description of some event or set of circumstances or organizational problems providing relevant detail। अब देख लोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सब इवेंट, यहाँ पे कोई एक इवेंट होता है,
एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई ऐसा कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ, राइट, ठीक है, एक कोई इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट को रिटन फॉर्म में रख दिया गया। अब आपको क्या कहते हैं कि आपको भाई दे दिया गया, आपको उसको पढ़ना है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है और फिर क्या करना है, आपको जो है उसको एक दूसरे से डिस्कस करना है, ठीक है। आपको बेसिकली केस स्टडी में यही चीज़ें दी जाती है, दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन एंड। तो ये बेसिकली ज़्यादा हेल्पफुल क्यों होती है, आपको एक इवेंट दिया गया, आपसे पूछा गया कि तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनालिटिकल स्किल जो है वो बेटर हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस मिल रही है मैनेजमेंट कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके टूल्स और टेक्निक्स को समझने के लिए और उसको समझ करके अपनी अवेयरनेस इन्हांस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट कंसेप्ट और जो प्रोसेस है जो हम लोग सिर्फ बुक में पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कैसे, अगर हमारे सामने ये पर्टिकुलर इवेंट होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो हम लोग कैसे अपने कंसेप्ट, अपने प्रोसेस यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे आपकी एनालिटिकल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक इवेंट दे दिया गया, आपको उसको पढ़ना है, उसको डायग्नोस करना है, प्रॉब्लम को समझना है, वहाँ पे मैनेजमेंट कंसेप्ट और प्रोसेस जो आपने पढ़ी उसको अप्लाई करना है, उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। तो ये आपका होता है केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्फ्रेंस मेथड पे। तो कॉन्फ्रेंस मेथड में क्या होता है भाई, कॉन्फ्रेंस मेथड में आपका बेसिकली आता है, दिस कॉन्फ्रेंस मेथड इज यूज टू हेल्प एम्प्लॉय डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए होता है। ग्रुप डिस्कशंस एंड मीटिंग्स आर टू कॉमन टेक्निक्स ऑफन मेड यूज ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस मेथड में या तो ग्रुप डिस्कशन होता है या तो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। द चेयरमैन और द ट्रेनर लीड्स डिस्कशन। इसमें जो चेयरमैन होता है, ट्रेनर होता है, वो क्या करता है, डिस्कशन को लीड करता है, इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड अटेम्प्टिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इन अराइविंग एट डिसीजन। तो ये आपका एक तरह से ग्रुप डिस्कशन अभी हम लोग ने पढ़ा, एक टॉपिक रहेगा भाई, आपको प्रॉब्लम रहेगी उसको सॉल्व करना है, इसमें हेल्प कौन करता है, चेयरपर्सन, और जो चेयरमैन होगा, ट्रेनर होगा, वो क्या करेगा, वो आपको लीड करेगा, ठीक है, आपको एक डायरेक्शन देगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन्हीं को ग्रुप बना के प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, लेकिन उनको कोई दिक्कत होती है तो ट्रेनर और जो चेयरमैन होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, रोल प्लेइंग पे आते हैं। तो रोल प्लेइंग क्या है, अभी ये रोल ना जो है आपका, ये पूरा एक अभी टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोल प्लेइंग में क्या है, बेसिकली एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सम रोल, राइट। अभी जैसे अभी मैं हूँ तो आई एम बिहेविंग लाइक अ टीचर एंड यू आर लाइक अ स्टूडेंट हियर, राइट। इसी तरह से और भी हैं, अभी पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग टू बिहेव लाइक पेरेंट्स। तो ये हमारे अलग अलग रोल्स होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रोल्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक जो मैनेजर होता है, एक वर्कर होता है, दे आर प्लेइंग देयर डिफरेंट रोल्स, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि भाई इस समय तुम मतलब समझ लो आपका नाम है ABC, तो भाई कहते हैं ABC, तुमको इस समय ABC की जरूरत नहीं, तुमको ये सपोज करना है कि तुम ये इस कंपनी के, तुम ये पर्टिकुलर एक मैनेजर हो, ठीक है, तुमको इस तरह से बिहेव करना है। तो ऐसे सामने ये सिचुएशन आती है, अब तुम ये सपोज करो कि तुम मैनेजर हो तो तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो रोल प्लेइंग में आपकी यही चीज़ें होती हैं, आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया जाता है कि अगर तुम इस सिचुएशन में हो और तुम ये हो तो तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। Role play is used in helping trainees to diagnose human relation problem. तो basically human relation problem को diagnose करने के लिए ज़्यादा better होती है। To develop insight through in-depth analysis of problems relating to human interaction and to acquire skill in interpersonal communication with particular emphasis on empathy and listening. अब देखिए mainly अगर आप इसको ऐसे समझो तो रोल प्लेइंग में क्या होता है कि ये बेसिकली ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम को समझने के लिए ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अभी आपको मान लीजिए आपको रोल प्लेइंग हम लोग को कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 एग्जीक्यूटिव्स को बुला लिए, भाई ठीक है तुम मैनेजर हो और तुम वर्कर हो, अब तुमको छुट्टी पे जाना है लेकिन यहाँ पे बहुत काम है, तो तुमको अपने मैनेजर को कन्विंस करना है और मैनेजर को सिचुएशन को डील करना है। आपको वो सिचुएशन दे दी गई कि भाई अब तुम लोग ऐसे रोल, तुम लोगों को ये दोनों के रोल प्ले करने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से इंट्रैक्शन करोगे और समझ पाओगे कि ह्यूमन इंट्रैक्शन में जो क्या होता है उसकी इन डेप्थ एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है, किस तरह की सिचुएशन सामने आ सकते हैं। अगर वो वर्कर है तो वो पर्टिकुलर वर्कर क्या क्या सिचुएशन आपके सामने रख सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं सारी ह्यूमंस की सोच एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके मिलती है।
राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि किस किस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, वर्कर्स आपके सामने किस किस तरह की चीज़ें रख सकता है, आप मैनेजर हो तो आप किस किस तरह के तर्क रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए बेसिकली रोल प्लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। फिर असर्टेनिव सिचुएशन इज क्रिएटेड, इसमें भी एक सिचुएशन बनाई जाती है। ट्रेनीज एक्ट आउट द थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन इन पर्टिकुलर रोल। तो आपको उसी तरह से बिहेव करना होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड रोल्स आर ऑफन प्लेन स्पॉन्टेनियसली एंड अनरिहर्स्ड। तो आपको इसमें पहले से नहीं बताया जाता कि आपको ये चीज़ें करना है, आपको तुरंत ही वो टॉपिक दिया जाता है, आपको तुरंत ही उस पर वर्क करना होता है। अब हम लोग आते हैं दोनों पे इन बास्केट एक्सरसाइजेस हैं और मैनेजमेंट गेम्स हैं। इन बास्केट एक्सरसाइजेस में क्या करते हैं, ये इसको इन ट्रे भी कहते हैं, इन बास्केट एक्सरसाइजेस को। तो आपको अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इन ट्रे कहते हैं। फिर इसमें आते हैं टेक्निक इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन ऑफ सीरीज ऑफ डिसीजन अ ट्रेनी माइट हैव टू मेक इन रियल लाइफ। इसमें क्या करते हैं, आपके सामने एक डिसीजंस के कई सारे सीरीज रख देते हैं जो आपको एक्चुअल लाइफ में लेने पड़ सकते हैं। द ट्रेनी इज प्रेजेंटेड विद पैक ऑफ पेपर्स एंड स्लाइड्स इन अ ट्रे कंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड इज आस्क्ड टू टेक डिसीजंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। आपके सामने इसको इन ट्रे क्यों कहते हैं, आपको एक ट्रे दे दिया जाएगा, उसमें आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स लिखी रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें फाइल्स होती हैं कई सारी ट्रे में, तो आपको फाइल को उठाना है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे होगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, आपको उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है। द डिसीजन टेकन बाई सेवरल ट्रेनीज आर रिकॉर्डेड। क्या करते हैं, अलग अलग जो ट्रेनीज होते हैं उनके जो डिसीजंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। लर्निंग ऑकर्स एट ट्रेनी reflect and evaluate the decision taking on priorities, customers complaint, severe demand, relevant information and the like। अब इसमें क्या चेक करते हैं कि भाई आपको आप अपनी प्रायोरिटी पे आपने इन सारी चीज़ों में क्या क्या लिया। अगर कस्टमर कंप्लेन है, कोई सुपीरियर की कोई डिमांड है, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको कैसे अरेंज कर रहे हो, कैसे इवेल्युएट कर रहे हो और उससे रिलेटेड कैसे डिसीजन ले रहे हो। तो ये चीज़ों को चेक करने के लिए इन बास्केट एक्सरसाइजेस होती हैं। इनको आपको बास्केट या ट्रे में आपको एक फाइल दे दी जाएगी, उन फाइल्स में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती है और आपको उनको सॉल्व करना होता है। मैनेजमेंट गेम्स की बात करते हैं तो मैनेजमेंट गेम्स में भी कुछ भी ऐसी ही सारी चीज़ें होती हैं। ये जो है क्लासरूम सिमुलेशन एक्सरसाइजेस भी इनको कहा जाता है, इन विच डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स आर रिक्वायर्ड टू कम्पीट विद वन अनदर इन ऑर्डर टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। इसमें आपकी दो या तीन कई सारी टीम्स बना दी जाती हैं जिसमें इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और उनको एक दूसरे से कम्पीट करना होता है। हेयर एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्लोज टू द रियल लाइफ सिचुएशन इज क्रिएटेड। यहाँ पे आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट किया जाता है जैसे जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, विच इन विच द पार्टिसिपेंट एग्जीक्यूटिव प्ले अ डायनेमिक रोल। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करना होता है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रोल प्ले करना होता है, एनरिच देयर स्किल्स थ्रू इन्वॉल्वमेंट एंड फैमिलिटेड एक्सपीरियंस। और आपको जो है आपको अपनी स्किल्स जो है बढ़ानी होती है थ्रू इन्वॉल्व होके, और अलग अलग फैमिलिटेड एक्सपीरियंस यानी जो वहाँ पे आपके सामने रियल लाइफ सिचुएशंस रखी गई, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स रखे गए, उनको सॉल्व करके एक दूसरे से कम्पीट करके, मतलब आपको भाई आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई, आपको भी सॉल्व करना है और आपके एक और पार्टिसिपेंट है उसको भी दे दी गई, तो ये देखा जाता है कि भाई आप दोनों में कौन बेटर तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है, कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, क्या क्या डिसीजंस आप ले रहे हो, आपकी स्किल्स कैसे ग्रूम करिए। तो ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है बेसिकली मैनेजमेंट गेम्स में, राइट। तो ये दोनों आपके हो गए। अब ये लास्ट आपके दो बचते हैं जो कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के पार्ट है। तो इसमें आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली क्या था, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपका एक टर्निंग का कंसेप्ट है जो कि BF स्किनर ने दिया था, जिसमें आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी आती है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में क्या होता है कि इसमें आपको कहते हैं कि भाई अगर तुमको किसी को कोई चीज़ सिखाना हो तो तुम उसके बदले या तो उसको पहले आप उसको क्या करो, आप उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस रख दो, आप उसके लिए रख दो कि भाई अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुमको जो है क्या करना, अब तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम ये चीज़ गलत करते हो तो तुमको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो प्रोग्राम डिस्कशन में वही चीज़ हुआ कि आपके सामने क्या किया गया, या ये बेसिकली आप एक जने को तो कोई चीज़ सिखा सकते हो ना कि गलत है कि सही है, लेकिन अगर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ सिखाना तो आप क्या करोगे, आप एक इंस्ट्रक्शन निकाल दो, आप एक रिटर्न में आपने एक इंस्ट्रक्शन निकाल दिया कि भाई ये रूल्स रेगुलेशन तुमको फॉलो करने, अगर तुम नहीं करते हो तो तुमको क्या करेंगे, तुमको जो है पनिशमेंट मिलेगी, अगर तुम करते हो तो तुमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है।
तो बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में यही था, आपको पैसे से रिटर्न में आपको जो है सारी चीज़ें पता होती है कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू, ओके, यू शुड नॉट डू, राइट। तो आपको इसी तरह से आपको कंट्रोल किया जाता है, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। और ये जो थीम थी, ये बेसिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन था, ये किस पे बेस था, ये BF स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी पे बेस था, जो कि लर्निंग की थ्योरी है। अगर आप लोग आगे लर्निंग की जब यूनिट्स पढ़ेंगे ना, तो लर्निंग में आप ये चीज़ पढ़ोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज BF स्किनर और मतलब इस तरह से पावलोव, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, इवन बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। तो हम लोग उसको आगे कवर करेंगे। फिर आता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो सेंसिटिविटी जो ट्रेनिंग है, ये कुर्ट लुइन ने दी थी, आपको ये भी याद होना चाहिए भाई, ये नाम सारे आप लिख के चलो, नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। इट इज़ कॉल्ड टी ग्रुप ट्रेनिंग, इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग या लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इट इज़ ग्रुप एक्सपीरियंस डिज़ाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। बेसिकली क्या करती है, ये ग्रुप एक्सपीरियंस है और फॉर द इंडिविजुअल टू एक्सपोज देयर बिहेवियर, गिव एंड रिसीव फीडबैक, एक्सपेरिमेंट विद न्यू बिहेवियर एंड डेवलप अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड ऑफ अदर्स। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि इसमें क्या करते हैं, आपके जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी ट्रेनिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई देखते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर ये सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है, तो आप कैसे उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे उसमें आप रिएक्ट करते हो, और ये तो आप किस तरह से बिहेव करते हो। तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली क्या करते हैं, एनालाइज किया जाता है। तो अब वो बेसिकली आपके इमोशनल बैलेंस को समझने के लिए ही ये ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, और जो ये ट्रेनिंग क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके वजह से आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हो, और प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हो कि मतलब ये हेल्प करता है ट्रेनिंग को थोड़ा ओपन होने में और सेंसिटिव होने में, मतलब कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कहाँ पे उनके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और कहाँ पे अपने इमोशंस को ओपन रखना है, ओके। तो ये आपका जो पार्ट है, ये आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये हम लोग ने पढ़ी कि क्या क्या इसके जो है टेक्निक्स होते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग ने जो इन बास्केट एक्सरसाइजेज, मैनेजमेंट गेम्स, कॉन्फ्रेंस मेथड, रोल प्लेइंग, साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी, मल्टीपल मैनेजमेंट जो देखा, जो कि पी मैककॉर्मिक ने दिया था, बाल्टीमोर USA के वो थे, सेलेक्टिव रीडिंग और लेक्चर मेथड देखा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो क्या था, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट असाइनमेंट, कमेटी असाइनमेंट, कोचिंग, अंडरस्टडी, पोजीशन रोटेशन, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। अब ये आपके इस यूनिट का एक और टॉपिक आपका बचता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आई हो। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग टॉपिक्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।